हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं कंचन, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम वीएमसी लेकर आ गई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ पीवाईक्यूज एंड टुडेज टॉपिक्स आर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके जी, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट इसको स्टार्ट करने से पहले आप सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से सारे फॉर्मूलाज लर्न हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये सब टॉपिक्स हमारे फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का फर्स्ट पीवाईक्यू है probability of happening an event is denoted by P and probability of not happening the event is denoted by Q. So you have to find the relation between P and Q. Okay जी, so आप सबको पता है probability का formula क्या होता है? Probability of sure event is always 1, probability of an impossible event is always 0 and the range of probability is from 0 to 1. ठीक है? Now the very important thing, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट आप ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर इवेंट जो है वो ई है आपके पास, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, बहुत सारे एमसीक्यूज में काम आता है ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट इज पी एंड नॉट हैपनिंग द इवेंट इज क्यू। सो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी पी, दिस इज योर क्यू एंड दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज योर ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सा वार्म अप सा क्वेश्चन था, बट पीवाईक्यू में आया था तो मैंने आपको करा दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट आता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। काफी सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6 एंड प्रोबेबिलिटी इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/3। ठीक है जी, काफी हद तक सेम ही है। यहाँ पर जो इवेंट है वो है गेसिंग अ आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी है x/6 और नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है 2/3। अगर ये एमसीक्यूज में आएगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल ओरली आप कर सकते हैं, बट इन केस रेयर चांस है अगर ये 2 मार्क में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इसमें लिखते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन भी आपको पता होनी चाहिए। लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेसिंग correct answer. Let E be the event of getting correct answer and आप E dash ले सकते हैं, E note ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। Be the event of not guessing the correct answer, आप कह सकते हैं guessing incorrect answer, not guessing correct answer। ठीक है, तो अभी जो बताया था सेम यहाँ पर सेम चीज जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग मतलब आपका जो इवेंट है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। याद रखेंगे इसको बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज ऑलवेज 1, राइट। सो अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट जो है वो x/6 है और नॉट हैपनिंग द इवेंट हमारे पास 2/3 है, दैट इज इक्वल टू 1। इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। x/6 इज इक्वल टू 1 - 2/3 दैट इज 1/3 एंड ऑन सॉल्विंग यू विल गेट x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप इट्स क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको जहां फास्ट लग रहा है या स्लो लग रहा है आप अकॉर्डिंगली वीडियो को पोज करके कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको पहले वीडियो पोज करनी चाहिए, क्वेश्चन खुद करना चाहिए, उसके बाद टैली करना चाहिए कि आपकी अप्रोच क्या रही। ठीक है जी। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब यहाँ पर डाइस आ गया हमारे पास, 2 डाइस हैं एक साथ थ्रो किए गए, आपको बताना है डिफरेंट नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स। तो बेटा आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, पहली डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरी पर 1 आ सकता है, पहली पर 1 दूसरी पर 2, पहली पर 1 दूसरी पर 3। तो यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर ये ज्यादा वेटेज में आ रहा है तभी भी आपको सारा सैंपल स्पेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका इवेंट जो है वो है नॉट गेसिंग द, सॉरी, दे शो डिफरेंट नंबर्स। ठीक है,
अब आपको अगर रफली मैं बताऊं तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड ऐसे अगर आप यहां पे भी करेंगे तो ये 2 1 से लेकर हमारा जाएगा 2 6 तक। ऐसे नेक्स्ट हमारा 3 1 से जाएगा 3 6 तक। तो मैं आपको ना सेम नंबर दिखाने की कोशिश कर रही हूं यहां पर कि दोनों डाइस में सेम नंबर आए, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। यहां पर आ जाएगा 4 4 4 5 एंड 4 6। सिमिलरली यहां से हम जब करेंगे 5 1 5 2 5 3 5 5 एंड 5 6। ठीक है जी, एंड द लास्ट 6 1। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है ये? हम जब दो डाई एक साथ थ्रो करेंगे बेटा तो जो आउटकम्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास अलग अलग, दो डाइस के आउटकम्स आएंगे। तो आपके पास दोनों में 1 आ सकता है, दोनों में 2, मतलब उनमें सेम नंबर भी आ सकते हैं और डिफरेंट नंबर भी आ सकते हैं। अब आप या तो इसमें डिफरेंट नंबर काउंट कर लो, बहुत सिंपल है। टोटल आउटकम्स 36 है, जिनमें से 6 आउटकम्स सेम नंबर शो कर रहे हैं, दैट मीन्स बाकी जो है वो डिफरेंट नंबर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 आउट ऑफ 36। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप इसमें जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन में यूज किया है रिजल्ट, वो यूज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ शोइंग द सेम नंबर्स। लेट ई बी द इवेंट ऑफ शोइंग द सेम नंबर्स। तो उस केस में हमारे पास ये 6 हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स इज इक्वल टू 6 आउट ऑफ 36 एंड दैट इज 1/6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स। 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे 30/36, 5/6 हो जाएगा, और आप इसको 1 में से माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एक बनता है बर्थडे वाला, सेम अप्रोच पे आप कर सकते हो उसको कि बर्थडे हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे एंड ऑन डिफरेंट डे, वो भी सेम अप्रोच पे ही है, आप उसको भी कर सकते हैं। अब आते हैं जी कार्ड्स के ऊपर, नहीं कॉइन्स है अभी फिलहाल हमारे पास। कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, वी हैव 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं। और अनबाइज्ड क्या होता है जिसमें आपके पास हेड एंड टेल, मतलब नॉर्मल जो कॉइन होता है जो अनबाइज्ड है। ऐसे आपके पास 3 कॉइन है, आपने टॉस किया और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। पहले समझते हैं बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का हिंदी आपको पता है, कम से कम। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 और मोर। एटलीस्ट 1 मीन्स 1 और मोर। अगर यहां पर एटलीस्ट 2 आता, एटलीस्ट 2, तो इसका मतलब होता 2 और मोर। अगर यहां पर एटमोस्ट होता, एटमोस्ट 1, दैट मीन्स 1 और लेस। एटमोस्ट 2 मीन्स 2 और लेस। ठीक है जी, अब यहां क्या करने वाले हैं, पहले आपको निकालना है सैंपल स्पेस, यानी कि आपको सारे आउटकम्स पता होने चाहिए। अब इसमें देखो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम 2 में तो हम कर लेते हैं बट 3 में हम कैसे करें, तो आपको करना क्या है, जो 2 डाइस के आउटकम है TH, HT, TT एंड HH, आप इसको 2 बार लिख ले, आप इसको 2 बार लिख ले। अब आप क्या करेंगे, इनके साथ एक बार T डालेंगे और एक बार H डालेंगे, तो यहाँ पे आपको 8 आउटकम्स मिल जाते हैं। 3 कॉइन्स को थ्रो करने पर आपको, टॉस करने पर आपको 8 आउटकम्स मिलते हैं, जिसमें आपको पहला देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। आप चाहें तो इसको मान लीजिए लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल एंड लेट E3 बी द इवेंट ऑफ, आप इसको लेट कर लेना। ठीक है, let E1 be the event of getting this, let E2 be the event of getting this। और अगर आपको let नहीं करना है तो आप पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन P के ब्रैकेट में डाल देंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन मीन्स वन और मोर, यानी कि एक हेड तो कम से कम चाहिए। आप एक से ज्यादा हेड भी ला सकते हो, 2 हेड भी चलेंगे, 3 हेड भी चलेंगे, कम से कम एक होना चाहिए। तीनों टेल नहीं होने चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो तीनों टेल नहीं होने चाहिए। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, तीनों टेल नहीं होने चाहिए। बाकी आपके पास सबके अंदर हेड है, वन हेड, वन हेड, टू हेड, टू हेड, 2, 1 एंड 3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 7 आउट ऑफ 8, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 आउट ऑफ 8। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जैक्टली वन टेल। अब आपने अगर ध्यान दे दिया होगा तो आप समझ गए होंगे ये सेकेंड एंड थर्ड पार्ट 2 हैं, बट इन दोनों का आंसर एक ही आने वाला है, इन दोनों का आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि एग्जैक्टली वन टेल में भी 2 हेड होंगे और वन टेल के साथ 2 हेड है तो भी आपका सेम जाएगा। एग्जैक्टली वन टेल, एक ही टेल चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, एक मतलब सिर्फ एक, तो बाकी दोनों हेड आने वाले हैं, तो एक आपको चाहिए टेल, ठीक है। इसमें एक टेल नहीं है, इसमें भी 2 टेल हैं, इसमें भी 3 टेल है, आपको एग्जैक्टली वन चाहिए। ये आपको चलेगा, ये आपको चलेगा, ये आपको चलेगा, और ये नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 3 ऐसे यहाँ पर आउटकम्स हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली वन हेड है। तो एक अच्छी बात ये हो गई कि सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों का आंसर एकदम सेम है, क्योंकि एक ही बात वो बोल रहा है, वन हेड एंड 2 टेल, वन हेड एंड 2 टेल, सॉरी वन टेल एंड 2 हेड, सॉरी वन टेल एंड 2 हेड, ठीक है। तो वन टेल एंड 2 हेड, ये वन टेल, वन टेल, वन टेल, दैट्स इट। तो दीज आर 3 आउट ऑफ 8 एंड 3 आउट ऑफ 8। इसमें बहुत सारे बेटा वैरायटी बन सकती है, वो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, एंड आप इसको जैसे भी करोगे आपको आराम से आप कर लोगे इसको। मतलब इसमें आपसे वो पूछ सकता है कि एट मोस्ट 2 या एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 2, कुछ भी आपसे पूछेगा तो सेम आपको यही रूल्स यूज करने हैं। नेक्स्ट कार्ड। अब यहाँ पे आपको बेटा कार्ड्स के बारे में अच्छे से मैं ये होप कर रही हूँ कि पता होगा अच्छे से। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। जो रेड होते हैं वो होते हैं डायमंड एंड हार्ट, डायमंड एंड हार्ट, और जो ब्लैक होते हैं वो होते हैं क्लब एंड स्पेड, ठीक है। 13 डायमंड्स होते हैं, 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 स्पेड, और उन 13 में सबके अंदर एक एस होता है, बाकी नंबर होते हैं, उसके बाद एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। तो इन टोटल 4 एस हैं, इन टोटल 4 किंग हैं, 4 क्वींस हैं, 4 ही जैक हैं, ठीक है। हर नंबर 4-4 हैं, और रेड करोगे तो हाफ हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, क्वीन ऑफ हार्ट। अब देखो क्वीन तो हमारे पास 4 हैं, एक क्वीन होती है हार्ट की, एक क्वीन होती है डायमंड की, एक क्लब की और एक स्पेड की। 4 क्वींस है, बट उसने पूछी है क्वीन ऑफ हार्ट ओनली, ठीक है। तो क्वीन ऑफ ओनली हार्ट आपसे पूछी है, तो हम क्वीन ऑफ हार्ट बताएंगे। इसके अंदर हार्ट की क्वीन कितनी होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट, समझ रहे हो क्यों हुआ बेटा ये, क्योंकि आपके पास सबके पास 1-1 क्वीन है, एक क्वीन हार्ट के पास, एक डायमंड के पास, एक क्लब के पास और एक स्पेड के पास। तो इन टोटल 4 क्वीन हो गई, लेकिन क्वीन ऑफ हार्ट एक ही हो जाएगी। नाउ इट्स नॉट अ जैक। जैक कितने होते हैं जी, 4 जैक होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। 52 माइनस 4, 48। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ जैक इज 48 अपॉन 52। इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करना जरूरी है, और आंसर हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यही इसकी रेंज भी होती है, ठीक है जी। आगे मूव करें, क्लियर है ये, ओके। If a number x is chosen at random from numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, what is the probability that the number जो हमने चूज किया है उसका स्क्वायर करने पर आंसर जो है वो 4 से इक्वल या फिर लेस हो। यहाँ पर इक्वल का साइन है, ध्यान देंगे। तो हमने जो नंबर चूज किया है उसका स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, 4 और 4 से लेस। पहले हम गिनते हैं हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, कितने हो गए, ये 7 हो गए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए नंबर्स, मान लीजिए ये 2 मार्क का है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर्स। नंबर्स है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3।
ठीक है जी। अब हम यहाँ पर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब नंबर चूज करना है उसका स्क्वायर करना है, तो इसीलिए हम पहले से स्क्वायर लेकर चेक कर लेंगे। स्क्वायर ऑफ नंबर्स, हम इनके नंबर्स के स्क्वायर करेंगे। अब बेटा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो -3 का स्क्वायर हो या 3 का स्क्वायर हो, यू विल गेट 9। हियर यू विल गेट 4 1 0 1 4 एंड 9, ये हो गए स्क्वायर। अब आपको चाहिए ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद आंसर 4 या 4 से लेस हो। ध्यान देंगे एग्जाम में कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ध्यान देंगे, तो आपको 4 भी लेना है और 4 से कम भी लेना है। दिस वैल्यू इज नॉट लेस देन 4, दिस इज ऑल्सो नॉट लेस देन 4। तो आपके पास आ गए 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसी वैल्यूज है जो आपको वैल्यू आंसर दे रही हैं। सॉरी, 5 ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको दे रही हैं, क्या दे रही हैं, रिक्वायर्ड वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 4। 5 ऐसी वैल्यूज हैं जो हमें दे रही है लेस देन इक्वल टू 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर whose square is less than or equal to 4 is equal to 5 out of total possible outcomes। एक बात मैं भूल गई, आपको हमेशा हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, इसलिए मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लिख रही, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, एमसीक्यू को छोड़कर कहीं पर भी क्वेश्चन प्रोबेब का आता है, किसी भी आपके पास केस स्टडी में कहीं पर भी, you have to write the formula of probability, that is number of favorable outcomes upon number of total possible outcomes, number of favorable outcomes upon number of total possible outcomes, and that is obviously a proper fraction। ठीक है जी, proper fraction मिलेगा आपको। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, एक्सेप्ट आपका श्योर इवेंट हो, अदरवाइज आपको प्रॉपर मिलेगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इसको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है जी, लीप ईयर में वो बोल रहा है 53 संडेज होंगे, इसके चांसेस 2/7 है। ठीक है, इसके चांसेस 2/7 है। यहाँ पर बात हो रही है लीप ईयर की 2/7, और रीजन दिया जा रहा है नॉन लीप ईयर का 5/7। पहले तो एक बात समझ नहीं आ रही कि मतलब इसमें सिंपल सी बात यह है कि नॉन लीप ईयर वाला रीजन, अगर लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी मान लो ये हो भी जाती है, तो ये इसका रीजन तो हो ही नहीं सकता कि भाई यहाँ पे नॉन लीप ईयर की बात हो रही है, वहां पर लीप ईयर की बात हो रही है ना। अब चेक करना पड़ेगा भी दोनों में से ट्रू है कोई या नहीं है। असर्शन रीजनिंग में आपको पता है 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको देखना है कि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, या कोई ट्रू है कोई फॉल्स है, या रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो पहले हम समझेंगे ये कह क्या रहा है। देखो आपको सबको पता है कि एक अगर नॉर्मल ईयर है, मैं नॉर्मल ईयर की बात करती हूँ, एक अगर नॉन लीप ईयर है, एक अगर नॉन लीप ईयर है बेटा, तो इसमें होते हैं 365 डेज, नॉर्मल ईयर जो है। ठीक है, 365 डेज। ठीक है, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर देगा आपको। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड जब करोगे तो यू विल गेट 1 रिमाइंडर, दैट मींस, एंड 52 क्वोशंट। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, जस्ट अ सेकेंड, तो यू विल गेट 52 एज अ क्वोशंट एंड 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, 1 एज अ रिमाइंडर, तो मतलब हमारे पास क्या हुआ कि 52 तो कंप्लीट वीक्स हो गए, 52 कंप्लीट वीक्स हो गए, और 1 हमारे पास आया ऑड डे। अब ये ऑड डे क्या चीज होती है, ऑड डे वो बेचारा दिन होता है जो वीक बनने से रह जाता है। ऑड डे वो बेचारा दिन होता है जो वीक बनने से रह जाता है, मतलब एक साल में कंप्लीट 52 वीक्स होते हैं और साथ में एक दिन बच जाता है। हर साल में नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन बच जाता है। वो दिन कोई भी हो सकता है, लाइक हमारा 30 जो दिसंबर है वो किसी भी दिन आ सकता है, और 31 को कोई भी डे हो सकता है। इट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, है ना। तो अगर 52 वीक्स है तो इट इज क्लियर हर वीक में एक संडे होता है, हर वीक में एक संडे होता है, तो 52 संडेज आर फॉर श्योर।
अब आ गया जी हमारे पास एक दिन, जो ऑड डे है हमारे पास एक दिन बच गया। अब वो एक दिन बचा, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? जो एक दिन बचा उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? पॉसिबिलिटीज फॉर वन ऑड डे, जो एक दिन हमारा बच गया उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, इट कैन बी वेंसडे, इट कैन बी थर्सडे, इट कैन बी फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ठीक है जी, ये 7 इसकी पॉसिबिलिटीज हो गई, यानी कि टोटल जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल वो 7 हैं, 7 डेज हैं। अब हमें क्या चाहिए? संडे। अब क्वेश्चन संडे का या मंडे का, वो बात सेम ही रहेगी। आपका आंसर जो आएगा उसमें हमेशा आपको ऑड डे निकालना है। अब चाहे वो ईयर का हो या आपसे जनवरी में पूछ ले कि 5 संडे होंगे या नहीं होंगे, या फैब मार्च कहीं भी पूछे, आपको ऑड डेज निकालने हैं। 52 वीक्स में 52 संडेज होते हैं, दैट इज श्योर। ठीक है, बच गया जी एक दिन। अब वो एक दिन इनमें से कोई होगा, दैट कैन बी संडे और दैट कैन नॉट बी संडे। संडे है एक आउट ऑफ 7, 7 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें से एक मेरी फेवरेबल है, संडे होना। तो ये अगर ये संडे हुआ तो हमारा 53 संडेज हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ? probability of getting 53 Sundays for a non-leap year is 1/7। और यहाँ पे क्या लिखा है भाई? 5/7। तो पहली बात तो ये कि रीजन तो गलत हो गया। ठीक है जी, रीजन तो हो गया हमारा गलत। अब हम लेते हैं अपना लीप ईयर, उसमें देखते हैं क्या होगा। देखिए सेम कहानी जाएगी। अब की बार है हमारे पास लीप ईयर। 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अगेन 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। अब आपके पास 2 दिन बचेंगे, 2 डेज बचेंगे, आप ऑड नहीं भी लिखेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यानी कि आपके पास 52 संडेज तो श्योर है। हर वीक में 50, हर ईयर में 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब वो जो 2 दिन बचे उसकी जो पॉसिबिलिटीज है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। ठीक है जी, ये है हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज। फिर से जो पहले हमारे पास थी एक दिन की, अब 2 दिन है। अब देखो मंडे है तो मंडे के बाद तो ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे ही आएगा। ठीक है, तो अब ये जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई, इनमें से संडे कहाँ है? सैटरडे संडे में संडे है और संडे मंडे में भी संडे है, तो यहाँ पर 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। ठीक है, तो लीप ईयर में 2/7 है, नॉन लीप ईयर में 1/7 है। और एक सिंपल सा आप याद कीजिए मेथड, कहीं पे भी निकालनी है आपको, ऑड डे अपॉन में 7 करना है, बिकॉज 7 डेज होते हैं वीक में, 7 टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ऑड डेज अपॉन 7। तो लीप ईयर के लिए इट इज 2/7, नॉन लीप ईयर के लिए इट इज 1/7। सो आर assertion is true, reason is false, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है मीन के केस में, मीन मीडियन मोड पे हम लोग आ गए। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टैटिस्टिक स्टार्ट हो गया। तो स्टैट में आपको पढ़ना है मीन मीडियन मोड, एंड एज हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू शुड हैव लर्न ऑल द फॉर्मूलाज प्रॉपरली, बाय हार्ट होना चाहिए, आपके ब्लड में होने चाहिए फॉर्मूलाज। आपको इसमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है, बिकॉज अब टाइम वो नहीं है कि आप अभी भी साथ में फॉर्मूलाज लिख कर बैठे हो और देख कर रहे हो, नहीं। और वीडियो के लिए भी आप जब देखेंगे तो आप क्वेश्चन को पहले पोज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, एंड देन आप चेक करेंगे। इफ एवरी टर्म, अंडरलाइन करेंगे एवरी टर्म को। ठीक है, इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टेटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म इज डिक्रीज्ड बाय 2, देखो अगर आपकी हर टर्म के साथ कुछ भी किया जा रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है, तो वही इफेक्ट पड़ता है हमारे मीन के ऊपर भी। अगर मैं सारी टर्म्स को 2 से, मतलब नंबर 2 से या 2 उसमें से डिक्रीज कर देती हूँ, तो मेरी ओवरऑल मीन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज बाय 2। अगर यहाँ पे इंक्रीज होता तो ये हो जाता है इंक्रीज बाय 2। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अब आपके क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ सकती हैं विद मीन, कि मीन आपको दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 या 2 दे रखी है, विद मीडियन विद मोड, सब में आ सकती हैं आपके पास। और आपको मीन मीडियन मोड निकालना आ सकता है। मीन में दे कैन मेंशन द फॉर्मूला बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन और बाय यूजिंग एनी सुटेबल मेथड। अगर वो लिखता है एनी सुटेबल मेथड तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर वो मेथड मेंशन करेगा तो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी चीज, अगर हमारा जो डेटा है वो आ रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस, लाइक अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आ रहा है 5 to 9, 9 to 14, देन 15, सॉरी इट्स नॉट 9, 10 to 14 and then 15 to 19 and then 20 to 24। अगर ऐसा कुछ डेटा आ रहा है तो आपको पहले इसे कॉन्टिन्यूस बनाना है बाय कवरिंग द गैप। लाइक हियर वी हैव गैप ऑफ 1, सो यू विल रिड्यूस फर्स्ट एंट्री बाय हाफ एंड इंक्रीज अपर लिमिट बाय हाफ, डिक्रीज दिस बाय हाफ, आप इसको भी ऐसे हाफ इंक्रीज करेंगे एंड सो ऑन आप ये करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप करेंगे। इसको आप 19.5 लिखेंगे, इसको आप 24.5 लिखेंगे और अपना मीडियन एंड मोड निकालेंगे। हालांकि मीन में यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, मीन में हम अगर नहीं भी इसको करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, बट आप कर लेना इन सब के लिए ताकि आपको एक सिमेट्रिकल व्यू मिले। ठीक है, चलिए। और एक लास्ट था आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो जरूर याद कर लेना, बहुत बार आ जाता है, केस स्टडी में आ जाता है। डायरेक्टली राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, 1 मार्क का, या फिर एमसीक्यूज में आपको मीन मीडियन दे देगा, मोड निकालने बोल देगा, या बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, वो आप कर लेना। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 250 एप्पल्स of a box weight and distribution of masses of apples is given in the following table। आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि इतने ग्राम के इतने एप्पल्स हैं, इतने ग्राम के इतने एप्पल्स हैं एंड सो ऑन। सो ये है हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 20, 60, 70, x एंड 60 और टोटल आपको दिया हुआ है भाई 250। तो पहले आप x निकालेंगे, x निकालने के बाद ही हम मीन एंड मोड निकाल सकते हैं। पहले x निकालेंगे, तो टोटल आपको दिया हुआ है 250। सो 20 प्लस 60 80 प्लस 70 150 प्लस 60 210। 210 को आप उधर लेके जाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है 40। पहला काम हो गया जी हमारा, x 40 आ गया। इसके बाद आपको मीन निकालना है। अब मीन के लिए आप चाहे तो इसमें स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं इसमें अभी फिलहाल जो देखते हैं इसमें इजी पड़ेगा हम वही वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हमको कौन सा इजी लगता है। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, यहां पे हम निकालेंगे xi इज द क्लास मार्क, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। बस ये टेबल बनाने में ही टाइम लगता है बेटा, इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सिर्फ टेबल बनाने में ही टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20, 60, x की वैल्यू नहीं, पहले भी 70 है, यहाँ पर 70 है और x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 40 एंड 60। अब पहले x से निकालेंगे इनका एवरेज, एवरेज मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 80 प्लस 100 180 डिवाइड बाय 2 इज 90। आप चाहें तो सब निकाल लें बट टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, रेगुलर है, तो जो क्लास साइज है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 है, तो आप इसमें 20 प्लस करते जाएं, आपको अपने आप ही सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। 20 आप इसमें प्लस करते जाएंगे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। अब वैल्यू ज्यादा मुश्किल लग नहीं रही है, हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, अगले वाले में स्टेप डेविएशन लगा देंगे, इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, या फिर आप जैसा बोलो वैसा कर लेते हैं। ठीक है, 92 जा, अब आप बोलोगे हम तो कैसे बोल सकते हैं, तो दैट वाज अ रॉन्ग सेंटेंस। 11 6 जा 66, 13 7 जा 91, 15 4 जा 60 and this is 112।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 102, सॉरी 102, ठीक है। सो अब ऐड करेंगे लास्ट में 2 zeros तो हमारे पास आ ही जाएंगी। यहां पर आएगा 2, 3 प्लस 6, 9 प्लस 8, 17, 1 कैरी था, 2 6 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 6 23 प्लस ये हो गया 33। ये हो गया हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। एक्स आई एफ आई बोलो या एफ आई एक्स आई एक ही बात है। और सिग्मा एफ आई मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 250। यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं मीन का। सो मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एंड दैट गिव्स यू 33700 डिवाइड बाय 250, 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30। यहाँ पर ध्यान देना स्पेस होना चाहिए ऊपर, अगर हम ऐसे काट रहे हैं, वरना क्या होता है कि वो नंबर कई बार दिखता नहीं, कुछ गलतियां हो जाती हैं इसमें। बहुत केयरफुल रहना है इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट पे, ठीक है। कितने भी स्मार्ट हो एक बार डबल चेक जरूर कर लेना। तो 5 6 30, ये लो जी। और किस चीज में, ये ग्राम्स के अंदर है। तो हमारे पास ऑन एन एवरेज जो एप्पल्स का वेट है वो है जी 134.8 ग्राम्स ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब निकालेंगे मोड। मोड सबसे इजी है भाई, सबसे इजी मोड होता है, सबसे ज्यादा इजी। आपको देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोलेंगे F1। जो प्रोसीडिंग है उसको हम बोलेंगे F0, सक्सीडिंग वाली को हम बोलेंगे F2। और ये जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास होती है दैट इज योर मॉडल क्लास। आप प्रॉपरली लिखेंगे एग्जाम के अंदर कि हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप लिखेंगे प्रॉपरली, मैं जो बोल रही हूँ आप वो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका अच्छे वेटेज में आता है, 3 to 5 में आता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 70, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 120 to 140, L इज इक्वल टू 120। प्रॉपर लिखेंगे आप यहाँ पर, L इज इक्वल टू 120, F1 इज इक्वल टू 70, F0 इज इक्वल टू 60, F2 इज इक्वल टू 40, H इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये सब लिखेंगे और इसके ऊपर मॉडल क्लास भी लिखेंगे, रीजन भी लिखेंगे, एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 70, सो मॉडल क्लास। एंड उसके बाद आप लिखेंगे मोड का फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर लिखना है भाई, फॉर्मूला जरूर लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है जी। सो L अपने पास कितना आ गया जी, 120 आ गया। 120 प्लस 70 माइनस 60 अपॉन 140 माइनस 60 माइनस, ठीक जा रहा है बिल्कुल, -60 एंड -40 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, उसमें स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम याद रखते हैं वैल्यूज को। यहाँ पर माइनस करके 10 आ रहा है, 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 200 आ रहा है, 200 बाय 100, 140 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। चलो कर ही देते हैं खत्म यहाँ पर। तो ये आ गया जी 120 प्लस ये है 200 और नीचे आ रहा है जी 40, यहाँ आ रहा है 200 और नीचे आ रहा है 40, यहाँ आ रहा है 200 और नीचे आ रहा है 40, तो काटने के बाद आ रहा है 5, तो आंसर आ गया जी 125। मैं इसको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा लिख देती हूँ, शायद थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है। एक बार लिख देते हैं, 120 प्लस 70 माइनस 60, 120 प्लस 70 माइनस 60 अपॉन 140 माइनस 60 माइनस 40 इंटू 20, ठीक है जी। सो दिस इज 120, सॉरी 120 प्लस 10 इंटू 20 हो गया हमारा 200 एंड दिस इज हमारा 40 एंड दिस इज 5, सो 125 ग्राम आपका मोड। तो मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो एप्पल है वो इस वेट के हैं, ठीक है बेटा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे पास। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स एंड वाई और हमको निकालना है इसके अंदर क्या,
ये एक्स वाई निकालना है हमको, मीडियन इसमें दिया हुआ है, ठीक है जी। मीडियन आपको दिया हुआ है 525, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 100, एक्स एंड वाई आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आपको मीडियन जब दिया होता है, मीडियन वाले केस में मीडियन निकालना होता है तो हमें एक न्यू कॉलम बनाना होता है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करते जाते हैं और एक नया कॉलम बनता है। आप यहाँ नहीं बनाओगे, आप एक अलग से इसको बनाएंगे, मतलब एग्जाम में आपके पेपर पे होगा तो आप इसको अपने आंसर शीट पे वापस से टेबल बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये बेटा, इसमें पहली एंट्री आप कॉपी करते हैं 2 एंड देन आप इसके अंदर नेक्स्ट वाला ऐड करते हैं 2 + 5 2 + 5 7 7 + x 7 + 12 19 + x 19 + 17 36 + x + 20 56 + x + y। हम ये ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूं? समझ में आ रहा है? देखो क्या कर रहे हैं, पहले मैंने 2 लिखा, फिर इस 2 में मैंने 5 को ऐड कर दिया, फिर जो आ गया उसमें मैंने x को ऐड कर दिया, फिर मैंने इसके अंदर 12 को ऐड कर दिया, एंड ऐसे ही मैं ऐड करती चली जा रही हूं। ठीक है बेटा, 56 + x + y हो गया, अब इसमें 9 ऐड करेंगे 65 हो जाएगा, प्लस x + y, अब इसमें हम ऐड करेंगे 7 72 + x + y एंड लास्ट 76 + x + y। अच्छा बेटा, आपको यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब आपको यहाँ पर सिग्मा fi दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच 100। और आपको ये बात पता है अच्छे से कि ये जो लास्ट वैल्यू है यही हमारे पास सिग्मा fi होती है, टोटल वैल्यू यहाँ से आपको मिलती है, क्योंकि ऐड करके 100 आ रहा है और ऐड करके ही ये आ रहा है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है जो मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मेरी वैल्यू इस तरह की दिख रही है, बट यही वैल्यू एग्जैक्ट इसके इक्वल है। तो यहां से पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है 76 + x + y = 100 एंड दैट विल गिव यू x + y = 24। ओके जी। अब इसके बाद यहाँ मीडियन में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, मैं अगले क्वेश्चन में आपको मीडियन प्रॉपरली निकाल के दिखाऊंगी। मीडियन के लिए आपको जो CF लेना होता है उसमें थोड़ा ध्यान देना है बेटा। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, करते क्या है, सबसे पहले आप ना सिग्मा fi निकालते हैं, इसको n भी बोलते हैं। सबसे पहले आप n/2 करेंगे, ठीक है। n/2 को आप CF में देखेंगे, CF में आपको n/2 से जस्ट ज्यादा वाली एंट्री देखनी है। CF में n/2 से जस्ट ज्यादा वाली एंट्री देखनी है। मान लो n/2 50 है, तो CF में आपको 50 से ज्यादा देखना है, वो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास आएगी दैट विल बी मीडियन क्लास। और CF से हम एकदम जो कम देखेंगे, अच्छा मान लो इक्वल आ जाए सपोज एक बार, तो इक्वल वाला आप ले लेंगे मीडियन क्लास में, और जो CF से कम n/2 से जो कम वाला CF होगा, n/2 वैल्यू से जो इमीडिएट कम वाला CF वैल्यू होगा वो हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूला में। क्वेश्चंस कराऊंगी तब क्लैरिटी अच्छी मिलेगी आपको। अभी फिलहाल हमें उसका यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि मुझे इसमें मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। मीडियन दिया हुआ है भाई 550, मीडियन दिया हुआ है आपको 550, एंड वी नो दैट हर चीज अपनी, मतलब अगर मेरे से पूछे मैं कहाँ लाई करती हूँ, या आप कोई भी इंसान, कोई बच्चा कहाँ है तो अपनी क्लास में होगा ना वो। अगर मैं स्कूल में किसी बच्चे को ढूंढ रही हूँ तो अपनी क्लास में होगा। ऐसे ही मीडियन कहाँ लाई करता है, मीडियन क्लास में। मोड कहाँ लाई करता है, मॉडल क्लास में। यहाँ पर मीडियन है 525 और ये कहाँ लाई कर रहा है, 525 इज कमिंग समवेयर बिटवीन 500 एंड 600। सो ये हो गई मेरी मीडियन क्लास, ये हो गई मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। ये हो गई मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। इसमें हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पीपीटी का है। ये हो गया हमारे पास मीडियन क्लास, सॉरी, ठीक है। अब इसमें L, अब मैं इसमें आप प्रॉपरली यहां लिख देती हूं एज 525 लाइज इन 500 to 600, therefore मीडियन क्लास कितनी है भाई, क्या है अपनी 500 to 600। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 500। कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारे पास 20।
दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, एंड जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इससे ऊपर वाली हो जाएगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लेनी है, इसके ऊपर वाली लेनी है। दिस इज 36 प्लस एक्स। एच आपका क्लास साइज है, दैट इज 100। और फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है जी, L कितना है 500, n/2 मतलब 100 का हाफ, आप वो भी निकाल लेना पहले, दैट इज 50 माइनस, अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, फेवरेट मिस्टेक है बच्चों की कि भाई ब्रैकेट नहीं लगानी है, तो ब्रैकेट लगानी है भाई, अगर नहीं लगा रहे तो आप पहले से ही इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस के बाद आप ओपन करेंगे, माइनस हो जाएगा, एफ अपने पास कितना है जी 20 और इनटू में है आपका 100। ठीक है जी, तो ये 25 सा कट गया इसके अंदर। ठीक है, ओके, और आपको मीडियन दी हुई है 525। ठीक है, 500 इधर लेकर आएंगे, 525 माइनस 500 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये वाला 5 इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 26, 50 माइनस 26 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस एक्स, ये आ गया जी 5, 14 माइनस एक्स, तो एक्स को इधर लेके आते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, 14 माइनस 5 हो जाएगा 9, तो एक्स हमारे पास कितना आ गया 9, और आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक्स प्लस वाई कितना आएगा 24, अगर x प्लस वाई 24 है तो y हो गया 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, तो ये आपकी जी y की वैल्यू आ गई और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी। x इज 9 एंड y इज 15, पहले आपने इन सबको ऐड किया, 76 प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू टोटल 100, इक्वेशन मिल गई, फिर मीडियन की हेल्प से हमको x मिला और x की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी 24 माइनस एक्स, दैट इज 24 माइनस 9, y आपको मिला 15। ऑल राइट जी, मूव करें नेक्स्ट पे, क्लियर है ये, ऐसे ही लिखेंगे आप इस क्वेश्चन को। चलिए, मोड दिया हुआ है और अब की बार सेम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि CF भी नहीं निकालना, और एक अच्छी बात क्या है कि भाई टोटल भी आपको दिया हुआ है, ये रहा। तो पहला स्टेप हमारे पास सेम जाने वाला है, टोटल 6 प्लस 7 प्लस a प्लस 15 प्लस 10 प्लस b इज इक्वल टू 51, 13 प्लस 15 28, 38 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 51 माइनस 38 कितना हो जाएगा 51 कर लेते हैं, चलो 51 माइनस 38 13। अब आपको करना है मोड, मोड कितना है 55, मोड कितना है 55 एंड 55 लाइज इन द 55 एंड इट लाइज, कहाँ लाई करता है 55, इट लाइज इन 45 टू 60 वाला क्लास इंटरवल, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 45 टू 60, ये हो गई जी मॉडल क्लास, ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, H कितना दे रखा है 15 माइनस 0 दैट इज 15, L हो गया जी 45, F1 हो गया हमारे पास 15, F0 हो गया हमारे पास A, F2 हो गया हमारे पास 10 और H है हमारे पास 15। ये सारी वैल्यूज आप निकाल के इसको पुट कर देंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूलेज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आपको सबको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, तो मोड हमें दिया है जी 55 इज इक्वल टू 45 प्लस F1 कितना है 15 माइनस A अपॉन 30 माइनस A माइनस 10 इंटू 15। अब ये 55 है, 55 माइनस 45 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 15 में नीचे लेके आ गई और यहां पर आ गया 15 माइनस A अपॉन 20 माइनस A, 5 2 जा 5 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस 2A इज इक्वल टू 15 माइनस 3A, इधर लाएंगे इसको प्लस हो जाएगा 3A माइनस 2A इज इक्वल टू
एक मिनट, 45 माइनस 3 है, ठीक है, 45 माइनस 3 है, 45 माइनस 40, तो ए की वैल्यू आ गई जी 5, ए की वैल्यू 5 आ रही है और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा था, ए की वैल्यू 5 आ रही है, टोटल कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो बी कितना हो गया जी 8 हो गया, टोटल आ रहा है भाई 13, ये लिखा हुआ, ठीक है, टोटल आ रहा है हमारे पास 13, a प्लस बी इज इक्वल टू 13, क्लियर है जी, ठीक है जी, मूव करना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी, अब आती है जी केस स्टडी, ये है हमारे पास केस स्टडी। केस स्टडी में आपके पास रहेंगे 4 क्वेश्चन, ये 1 मार्कर होगा, ये 1 मार्कर होगा और इनमें से आपको एक चॉइस में से एक करना है, 2 मार्कर है। तो भाई 1 मार्कर में मॉडल क्लास निकालनी है, इंफॉर्मेशन आपके सामने है, पढ़ेंगे अभी इसको, और यहाँ पर 1 मार्कर है, मीडियन निकालना है और मीन निकालना है। तो देखा जाए तो मीडियन या मीन में से कोई एक पार्ट करना है, लेकिन वो 2 मार्क का है, एंड आपको मतलब मान रही हूँ बहुत ईजी है, बट 2 मार्क की जो लेंथ है वो अच्छी खासी है, तो अपना स्पीड पे काम करना, क्योंकि 2 मार्क पे आप इतना बड़ा काम करेंगे, चाहे मीन हो चाहे मीडियन हो, कैलकुलेशन काफी होती है। अगर हम चॉइस की बात करें तो आई थिंक कैलकुलेशन यहाँ पर कम होने वाली है, ठीक है, बाकी आपको जो अच्छे से आता आप कर लेना। तो इसमें क्या है, इसमें जो मेजरली आप पढ़ लेना, ऊपर की डिटेल कुछ खास नहीं है, बस ये कह रहा है कि एक आपके पास जो आप न्यूज देखते हो, तो रेनफॉल का जो मेजरमेंट होता है, डिपार्टमेंट जो न्यूज वगैरह में आपको दिखाते हैं, तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं, मैं पढ़ देती हूँ। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन सब डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री. It helps them to compare and analyze the results. The table given below shows subdivision wise seasonal rainfall in 2018 in mm. तो भाई 2 सब रीजन में इतनी रेनफॉल हुई, 4 सब रीजन में इतनी रेनफॉल हुई, एंड सो ऑन। आपको बताना है मॉडल क्लास, सिर्फ मॉडल क्लास बतानी है, ये तो काम यही खत्म करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, और हमें मॉडल निकालना नहीं है, मोड निकालना नहीं है, सिर्फ मॉडल क्लास बतानी है, तो दैट इज 600 to 800, ठीक है। एक बार ये 1 मार्क का पढ़ लेते हैं। इफ सब डिविजन हैविंग एटलीस्ट 1000 mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision, then how many subdivision have had good rainfall? वो कह रहा है कि अगर किसी सब डिविजन में मिनिमम 1000, एटलीस्ट मैंने बताया था पीछे भी आपको, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 1000 और मोर, तो अगर 1000 mm कम से कम रेनफॉल होती है तो वो गुड रेनफॉल में काउंट होती है, अगर इससे भी कम होती है तो फिर वो रेनफॉल कम मानी जाएगी। अब देखो 1000 हम यहाँ पे काउंट करेंगे इस वाले इंटरवल में, तो इन दोनों रीजन में 1000 to 1200 रेनफॉल हुई है, इसमें भी ज्यादा हुई है, इसमें भी ज्यादा हुई है, इसमें भी ज्यादा हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सब डिविजन्स हैं जहां पर अच्छी रेनफॉल हुई है, दे आर 2, 3, 1 and 1, तो ये हो गया जी 7 सब डिवीजन में आपके पास अच्छी रेनफॉल हुई है। इसके बाद हमें निकालना है मीडियन एंड मीन। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मीडियन एंड मीन, ठीक है, तो हमें दोनों चीजें मैं इसी के अंदर यहां पर टेबल बना रही हूं, मीडियन एंड मीन, ठीक है। ऑल्दो मेरे पास यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत सिंपल है, तो डायरेक्ट मेथड आप लगा सकते हो, बट अगर आपको स्टेप डेविएशन यूज करना है आप वो भी कर सकते हैं, मेंशन नहीं है इसके अंदर, हम कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग XI, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं FI XI, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप UI से भी कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज हैं तो कोई जरूरत नहीं है UI लाने की। अगर आप UI निकालेंगे तो UI होता है XI माइनस A/H, ठीक है, उससे भी बहुत सिंपल हो जाता है, बट यहाँ पर अभी कॉलम्स का स्पेस भी कम है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 300, और हमारा जो क्लास साइज है वो कितना है 200 का, तो मैं 2 का जंप कर रही हूँ इसमें, 3 + 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, नाउ आपको टेबल्स यूज करने हैं, 3 2s are 6, 5 4s are 20, 7 7s are 49, 4 9s are 36। देखो इसी में इसलिए टाइम लगता है, ये वाली वीडियो इसीलिए लंबी हो जाती है कि इंसान कितना भी जल्दी करे
कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी और जल्दबाजी में गलती नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो ये आपको बेटा टोटल सबको ऐड करना है, दैट इज FI XI, और फिर आपका मीन निकलेगा। तो मीन आपका आएगा समेशन FI XI अपॉन FI, ठीक है। ये तो ऐड करना आसान है, कोई बात नहीं। 1 2 5 7 11 24 आ रहा है। अब इसको ऐड करते हैं, उससे पहले एक बार CF भी निकाल लेते हैं। 2 हम कॉपी करेंगे, 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19, 19 + 3 एंड देन 23 एंड देन 24। और ये देखो सेम आ रहा है, दैट मीन्स हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो मीडियन हमारा ज्यादा इसमें इजी पड़ेगा, चॉइस में कोई भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अभी मैं आपको दोनों सिखाऊंगी। अब देखो मीन में कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, लेकिन अगर हम इसमें स्टेप डेविएशन करेंगे तो शायद ऐड करना आसान हो जाएगा। उसमें क्या होता है ना, मैं आपको चलो बता दूंगी उसके अंदर भी। उसमें अगर हम UI लेते हैं तो वैल्यूज काफी सारी कट जाती हैं, उसमें ऐड करना आसान हो जाता है। तो एक बार पहले मीडियन करते हैं, फिर मैं उसको स्टेप डेविएशन से बताऊंगी आपको। मीडियन हो जाता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वेयर n/2 क्या है भाई, n/2 हो गया हमारे पास 24/2 12। अब CF जो होगा वो n/2 से कम वाला होगा, तो n/2 मतलब 12, 12 से कम क्या है 6 है, ये CF हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये F हो गया, और ये तुम्हारी हो गई मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास होगी हमारे पास 600 to 800, यानी कि जो L आ रहा है वो आ रहा है 600, n/2 हो गया, CF हो गया 6, F हो गया 7 और H हमारे पास है 200, ठीक है। तो हम मीडियन निकाल लेते हैं पहले, आसान है। 600 प्लस 12 माइनस 7 अपॉन 6 इंटू 200, तो दिस विल बी 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया, चलो काटते हैं, 2 3 ज़ा और 100, और यहाँ पे आ गया 500। 600 प्लस 500 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 2 0, 6 ज़ा 18, 6 ज़ा 18, ठीक है। 12 माइनस 6 करना है। देखो यहाँ पर ना मैंने F लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर F7 लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉपी करने में ये कर दिया, तो यहाँ पर मुझे 6 करना था, यहाँ पर आपको 6 करना है और नीचे आपको 7 करना है। तो इसको रब करना ही पड़ेगा मुझे, नीचे आपको 7 करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 करना है। 12 माइनस 6, तो ये कटेगा भी नहीं हमारा, ये कटेगा भी नहीं, 200 आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया जी 600 प्लस 6, 12 माइनस 6 6 12, 1200 और डिवाइड बाय 7, 5 0 7 7 ज़ा 49, 1 0 7 1 ज़ा 7, 3 0 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया 771.4 mm। रेनफॉल है mm के अंदर होगी, 771.4 आ गया हमारा रेनफॉल। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीन की, ठीक है। मैं इसको रब करना चाह रही थी, इसको रब कर दूं, आपने देख लिया ये मुझे स्पेस यहाँ पर, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर सकती हूँ, बट पूरा कॉपी करने में टाइम जाएगा बेकार में, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, या आप इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको मीन यहीं पे बता रही हूँ, ठीक है। मीन मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको, और मैं मीन में ना आपको अज्यूम्ड मीन से करा रही हूँ, ये भी हो जाएगा ऑब्वियसली, बट इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना रही हूँ UI का। देखो इसमें आपको छोटा कैसे पड़ता है दिखाती हूँ मैं। UI जब निकालेंगे, UI क्या होता है, UI होता है XI माइनस A अपॉन H, और ये क्या होता है, अज्यूम्ड मीन टेकन समवेयर फ्रॉम द डेटा, डेटा के सेंटर से कोई वैल्यू लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 8 वैल्यूज हैं, हम कोई भी ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 1100, चलो मैंने ये ले लिया 1100, ठीक है। ये मैंने ले लिया अपना A अज्यूम्ड मीन, ये मैंने अपना अज्यूम्ड मीन ले लिया, ठीक है। A हो गया हमारे पास। अब 300 माइनस 1100, 800, 3 माइनस 11 क्या होगा 800 डिवाइड बाय
200, 800 डिवाइड बाय 200 कितना होगा? 300 माइनस 1100 दैट इज माइनस 800 डिवाइड बाय 200 दैट इज -4। यहाँ पे आएगा -4, अगला वाला करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल चलता है, -3 -2 -1, 1100 माइनस 1100 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब क्या होगा ना, मल्टीप्लाई भी आसान है और एडिंग भी आसान है। अब यहाँ पे आपको ये ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करना है, आपको ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करना है, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि टेबल को दोबारा बनाने में वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको ही वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे -8 अगेन -8, ठीक है, 4 2 जा 2 4 जा, ये आपके पास FI है, -21 -4 0 3 2 and 3, ठीक है जी। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 into 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 3 6 और 2 8, ये जो 8 है ना ये -8 से कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 2 8 और 8 कैंसिल हो गया। अब बच गए 3 नंबर, क्या बचे? 21 4 25 25 और 8 33, तो ये आ गया जी -33। FI UI इज इक्वल टू -33। 8 देखो 3 3 6 + 2 8 +8 -8 बैलेंस हो गया, 21 + 4 25 25 + 8 33, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, दैट कम्स आउट कितना है जी 600 प्लस FI UI कितना है -33 अपॉन सिग्मा FI कितना है 24 इंटू में 200। आप इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे पूरा, और काट कूट के इसका जो आंसर आएगा वो लिख लेना। यहाँ पर A तो मैंने गड़बड़ कर दी ना, A 1100 है, A 1100 है, A 1100 है, A 1100 है, बिल्कुल ठीक है जी। 1100 -250, तो ये आ गया 11 - 2 900, 850 mm। देखो एक बात बताऊं, बहुत काम करेगी, जितना सिस्टमैटिक लिखोगे ना उतनी गलती नहीं होगी, जितना सिस्टमैटिक लिखोगे ना। यहाँ पर क्या है ना कि आपको टेबल वापस बनानी है, सब कुछ करना है, और टाइम सिर्फ इसी में जाता है। स्टैट में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, सबसे इजी। अगर माइंड काम है आपका और आप प्रॉपर मैनेज मतलब उसको सिस्टमैटिकल लिख रहे हो, हर फॉर्मूले को, हर चीज को लिख रहे हो ढंग से, आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, ठीक है। जब हम कुछ वो करते हैं ना, स्पेस को मतलब कम स्पेस है उसको मैनेज करते हैं तो वहां दिक्कत आती है। तो ये आपका 850 mm आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टैट खत्म हो गया हमारा, अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट टॉपिक पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी, हम फटाफट से करेंगे इसको। रिवर, देखो रिवर वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं कि रिवर की फॉर्म क्या है। रिवर की शेप ना क्यूबॉइड होती है, एग्जैक्टली क्यूबॉइड नहीं दिखती है, लेकिन आप उसको अप्रोक्सीमेट क्यूबॉइड लेकर चलेंगे, बिकॉज जब कोई रिवर फ्लो करती है तो एक पर्टिकुलर विड्थ और एक पर्टिकुलर डेप्थ के साथ करती है, ठीक है। और उसका जो लेंथ होता है वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हम कहाँ से कहाँ तक उसको ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 मिनट मेंशन कर दिया है और हमें रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है 2 km/h। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है, देखो ये डेप्थ ले ली, तो मेरी ये लगभग आपके पास रिवर की मैंने क्यूबॉइड शेप बना दी। और जब पानी है, मान लो यहां से लेकर यहां तक पानी 1 मिनट में फ्लो कर रहा है, मान लो ये पानी 1 मिनट में, तो इसका मतलब जो इसके अंदर पानी है इस टाइम पे, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है या अमाउंट ऑफ वाटर है इन 1 मिनट। ये इसके अंदर जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन 1 मिनट। अगर ये लेंथ आपने 1 मिनट ली है तो आपको 2 मिनट का निकालना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो विड्थ यानी कि ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ द रिवर आपको दी हुई है जी 3 मीटर, ठीक है। डेप्थ आपको दी हुई है, डेप्थ को मैं H से डिनोट कर रही हूँ, ये आपको दिया हुआ है जी 40 मीटर, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, 1 मिनट। आपको पहले दिया हुआ है डेप्थ, फिर दिया हुआ है विड्थ, तो ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है 40 मीटर, डेप्थ आपको दिया हुआ है 3 मीटर, लेंथ आपको नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो जो है वो है 2 km/h, इसका मतलब 2000 मीटर पर 60 मिनट। 60 मिनट में आपका 2000 मीटर पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं लेंथ के फॉर्म में, तो इसका मतलब पानी यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय और कवर्ड बाय वाटर
ट्रेवल्ड बाय और कवर्ड बाय वाटर इज इक्वल टू ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 मिनट। मैं 1 मिनट में निकाल रही हूं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 60 मिनट में इतना है, तो 1 मिनट में 2000, 60 मिनट में इतना है 2000 मीटर, तो 1 मिनट में अपॉन में 60 हो जाएगा, दैट इज 100/3 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स इन सी फ्रॉम द रिवर इनटू सी इन 2 मिनट्स। अभी पहले 1 मिनट में निकालते हैं, तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर। आप इसको अमाउंट ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, आप इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। इन 1 मिनट, amount of water that falls in 1 minute is LBH 100/3 into 40 into 3 is equal to 4000 मीटर क्यूब। ये आ गया इन 1 मिनट। सेम लाइन आप रिपीट करके लिखेंगे इन 2 मिनट्स एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, 8000 मीटर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लेंथ आपको निकालनी थी रेट ऑफ फ्लो से। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, बिकॉज पूरी आपके पास यूनिट मीटर में है और आपको 2 मिनट में निकालना है। आप इसको आर को पहले 1 मिनट में निकालेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव अ सिलेंडर, एक रूम है सिलेंडर शेप में, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है। रेडियस आपको दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे समझना, बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये आपके पास ऊपर डोम है हेमिस्फेरिकल पार्ट में, ठीक है। ये रेडियस है और आपको पता होना चाहिए कि ये भी रेडियस होती है ना, हाइट जो है हेमिस्फेयर की वो रेडियस होती है। और ये क्या है, इस वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट का हाफ है, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो इससे डबल है। ये इसका हाफ है, radius is half of the height of the cylindrical part. In other words, you can say the height of the cylindrical part is double the radius. तो यहाँ पे आपने इसको 2r ले लिया एंड सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का जो बेस है वो कॉमन है, सो रेडियस दोनों के लिए r यूज होने वाली है। पाई मेंशन नहीं है तो आप 22/7 लेंगे, इजी पड़ेगा। आपको दिया हुआ है इट कंटेन्स 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम आपको किसका दिया हुआ है, रूम का दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रूम आपको दिया हुआ है 1408/21। अब यहां पर हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 1408/21। फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1408/21। अभी मैं पाई कॉमन नहीं ले रही हूं, पहले मैं एच की वैल्यू डाल रही हूँ। एच हमारे पास है 2r। अब देखो, अब आप यहां पर देखो बहुत सारा कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो पाई पाई दोनों में, आर क्यूब दोनों में, 2 भी दोनों में है, तो 2 पाई आर क्यूब ये मैंने कॉमन ले लिया। यहां से मैंने सब कुछ कॉमन ले लिया, सब कुछ कॉमन ले लिया, यहां से 1 बचा और यहां से 1/3 बचा, ठीक है। पाई भी कॉमन लिया, आर क्यूब भी, 2 भी कॉमन लिया और यहां से भी, तो 1 + 1/3 इज इक्वल टू 1408/21। अब मैं पाई की वैल्यू पुट करने वाली हूं। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, तो मुझे नहीं पता, आर क्यूब, और 1 + 1/3 हो जाएगा बेटा 4/3, और सामने क्या है 1408/21। 3 7s are 21 गया। जो आप काटते हो, कैलकुलेशन करते हो, उसे थोड़ा सा सिंपल किया करो ताकि आपका टाइम बचे। यहीं पे टाइम बचाना है, जैसे मैं इसको ऐसे काट रही हूँ, आप उधर भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4s are 8, 176, ठीक है, ठीक है। 22 8s are, तो अल्टीमेट मेरा यहाँ पर जो आर क्यूब आ रहा है वो आ रहा है 8, यानी कि जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम। टोटल हाइट ऑफ द रूम यहां से लेकर यहां तक, इसकी हाइट क्या है 2r + r, दैट इज 3r। तो आप यहां पे लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ रूम is equal to 3r and that is 3 into 2 6 मीटर। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
आपके पास एक आइसक्रीम कोन है, एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 एंड आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट. लोअर पार्ट में 1/6, लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज unfilled. 1/6 part of the volume is unfilled. Find the volume of the ice cream. पाई दिया हुआ है. नॉर्मल क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे उसमें क्या होगा, आइसक्रीम होती है, नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फीयर है, आपको वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है. ऐड कर देंगे, सिंपल. यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है कि जो नीचे वाला पार्ट है, आप देखते हुए जब हम घर पे, जब हम मार्केट से आइसक्रीम लाते भी हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार नीचे तक आइसक्रीम नहीं भरी जाती है. ठीक है, नीचे तक आइसक्रीम नहीं भरी जाती है. मान लो इसमें आइसक्रीम उसने डाली, यहां पे आइसक्रीम डाल दी, ठीक है, यहां पे भी आइसक्रीम डाल दी, यहां तक, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में आइसक्रीम नहीं डाली है, अनफिल्ड है. तो आपको निकालना है भाई वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, नीचे वाला खाली है. तो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, अब आइसक्रीम कहाँ है भाई, कहाँ है आइसक्रीम? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में है, बिल्कुल है. वॉल्यूम ऑफ कोन में है, बिल्कुल है. लेकिन थोड़ा सा कोन खाली है, वो माइनस कर दो. 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. सिंपल सी बात है भाई, पूरा कोन आपने ले लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि नीचे तो आइसक्रीम है ही नहीं. नहीं है तो माइनस कर दो, सिंपल, माइनस कर देंगे. अब लगाएंगे जी फॉर्मूला, 2/3 पाई r क्यूब, r और h इसमें दिया हुआ है हमें, प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस 1/6 ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर h. मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है अभी तक मैंने. 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h मैंने कॉमन लिया, यहां से बचा 1 और यहां से बचा 1/6. 1 माइनस 1/6 इज 5/6. ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 5/6, मतलब यहां पर 5/6 इंटू 3. अब मैं कॉमन ले रही हूँ, पाई कॉमन ले रही हूँ, r स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ और नीचे वाला 3 भी कॉमन ले रही हूँ. यहां से बचा 2 और r. कॉमन लेने से काम हमेशा आसान होता है, हमेशा हमेशा आसान होता है. आप देखना अभी 2r, यहां से 3 चला गया, ऊपर का ये 5 और ये 6 बच गया, 5/6 बच गया. पाई r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, h. अब मैं डालूंगी वैल्यूज. r कितना है भाई 3, h कितना है 12. r कितना है 3, 314 अपॉन 100 इंटू r है अपने पास 3 एंड यहां पर देखो h है 12, 12 अपॉन 6 कितना होगा, 12 अपॉन 6, जल्दी बोलेंगे, 12 अपॉन 6, 2 5 जा 10, 10 प्लस 6, 2 इंटू 3 6, 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. ये भाई आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ आपको, अच्छा ये तो काट दो आप, ये तो काट दो. सिर्फ आपको 314 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 314 को 16 से मल्टीप्लाई करना है. करेंगे, करके दिखाऊं. 314 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 48 से 314 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, 314 को 48 से मल्टीप्लाई करना है. लो जी, 150.72 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. ठीक है, 150.72. ठीक है जी, ये है आपका आंसर. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेंटीमीटर क्यूब में ही था ना, ठीक है जी. चलिए, आयरन, solid iron pole consists of a cylinder of height this and base this which is surmounted by another cylinder. NCERT वाला प्रॉब्लम है, of height this and radius this, find the mass of the pole given that 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आपको दिया हुआ है 8 ग्राम, पाई आपको दे रखा है. तो आपको करना क्या है कि पहले आपको पूरे पोल का वॉल्यूम निकालना है और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 8 ग्राम से. और जो पोल है वो कैसा दिखता है भाई, पोल में नीचे अपने पास एक सिलेंडर है और इसी सिलेंडर के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है. ठीक है,
इसी के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, नीचे वाले सिलेंडर की हाइट आपको दी हुई है 220 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास, डायमीटर दिया हुआ है, गलती मत कर देना, 12। यहां पर रेडियस आपको दिया हुआ है जी 8 और आपको हाइट दी हुई है 60। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, मुझे याद है ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और मेरे को इसका आंसर तक भी याद हो गया क्योंकि काफी लंबी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। दोनों के लिए फॉर्मूला आपका सेम जाएगा, बस रेडियस और हाइट बदल जाएंगी। दिस इज पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। बस आपको अल्टीमेटली इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है 8 से, आपका आंसर आ जाएगा। पाई आपको दिया हुआ है 314, कॉमन ले लेंगे और अंदर आर, आर कितना है भाई 12 है, 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 60। देखो अगर आप कहते हो तो मैं आपको निकाल के देती हूँ इसका आंसर पूरा ढंग से, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। वैसे ना इसमें कॉमन लेना बड़ा अच्छा रहता है, जैसे अगर आप कॉमन लेते हो, मान लो, ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ से आपने 4 लिया, बाहर आ गया, तो 4 आपने यहाँ से भी ले लिया, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, फिर आपने यहाँ से 4 लिया, बाहर आ गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, फिर आपने 4 लिया, यहां से लिया 55 और यहां से लिया 15। ठीक है जी, फिर से 4 हमारा बाहर आ गया, 3 बार मैंने 4 ले लिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 5 जा 15 है ना। इसके बाद हम यहां से 5 भी ले सकते हैं, तो ये 5 भी बाहर आ गया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा भाई, 11 इंटू 3 33 और 2 2 जा 4, 33 प्लस 4 37। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, आई होप ठीक करा होगा। 11 इंटू 3 33, 2 2 जा 4, 33 प्लस 4 37 और यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 314। भाई ये सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन है और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1115 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आता है तुम्हारा क्या, वॉल्यूम आता है ये। अब इसके बाद आपको निकालना है मास, तो आप 1115 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम्स आएगा, उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे तो केजी आ जाएगा। ठीक है, 53.28 आएगा शायद से, यहाँ पर 0.28 आएगा। 0.28 आएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और उसको आप डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा, उसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा केजी में। ठीक है, तो अभी सॉल्व करना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ होलो सिलेंडर। सबसे इजी, मेरा मोस्ट फेवरेट एंड बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लीनियर इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास, होलो, ठीक है, और होलो में आपको हमेशा सिखाया जाता है कि अगर होलो कोई कंटेंट है, चाहे वो पेंसिल का लेड निकाल के वुड की बात हो रही है या किसी भी होलो पाइप की बात हो रही है, जो मेटल या जो भी आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं, वुड, मेटल, आयरन, कुछ भी, उसका वॉल्यूम क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। मान लेते हैं इनर रेडियाई स्मॉल आ रहा है, आउटर रेडियाई कैपिटल आ रहा है, और इनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 14 सेंट, डिफरेंस हमें दिया है 1 सेंटीमीटर। डिफरेंस ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। एच आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर और वॉल्यूम जो दिया हुआ है मेटल का, मैंने इसमें सिर्फ एक लाइन मिस करी है, लेट नहीं करा है, आप वो लिख देना, लेट द इनर रेडियस बी स्मॉलर एंड आउटर रेडियस बी कैपिटल आर। वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू 176
सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। एच दोनों का सेम है क्योंकि हाइट आपकी पाइप की अंदर बाहर सेम है। ठीक है जी, आर आपका डिफरेंट हो जाएगा 176, यहां से मैंने पाई एच कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर ले आप, इसमें और अलजेब्रा की डिफरेंट आइडेंटिटीज भी यूज करके कर सकते हैं, सबसे सेम ही आंसर आएगा और सेम ही लेंथ में आएगा। अब आर प्लस आर माइनस आर की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, ये मैंने 1 लगा दी, और आर प्लस आर कितना है मेरा मुझे नहीं पता, निकालना है। तो आर प्लस आर मैं यहाँ छोड़ रही हूँ 176, पाई है 22, पाई नहीं दिया हुआ ना, 22/7। ठीक है, और एच कितना है 14 है, और आर माइनस आर आपके पास 1 था। ठीक है, तो यहां से आप काटोगे 7 2 जा 22 इंटू 42, 42 से जाएगा तो ये 4 जा पे जाएगा, तो आर प्लस आर मेरे पास आ गया जी 4। अब आपके पास भाई दो इक्वेशन आ गई, आर माइनस आर ऑलरेडी था, आर प्लस आर आपने निकाल लिया, सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन की। स्मॉल आर आ गया जी 1.5 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा था, इनर एंड आउटर रेडियाई। ठीक है, क्लियर हो गया जी, वेरी सिंपल एंड वेरी गुड क्वेश्चन। और जो इसे पीछे वाला क्वेश्चन है उसका आप वेट निकाल लेना, ठीक है, मास निकाल लेना, मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। आप पहले से खुद इसको क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप अपनी अप्रोच चेक करेंगे। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम्स। आई विश आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।